हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर। अपना लेक्चर नंबर 19 है। फिफ्थ ग्रुप में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 28 तक बेटा सीआरक्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। ऑब्जेक्टिव है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करें बेटा, खुद से सॉल्व करो, है ना। इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एक सब्जेक्ट क्लैरिटी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लेते हैं। देखो, मैं तो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 है ना सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन क्योंकि हम ऐसे एग्जाम देने वाले हैं बेटा, जेई मेंस और एडवांस, जिसके अंदर ना हर न्यू कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं पे नए नए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, इस वजह से है ना आप खुद से ट्राई करो, है ना। जब खुद से ट्राई करोगे और सही आंसर आएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ओके, देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ PH4+ इज डिफिकल्ट टू कंपेयर टू NH4+ बिकॉज, है ना। देखो, PH4+ के बनने में डिफिकल्टी की बात हो रही है। PH4 कैसे बना होगा कि जब PH3 को H+ दिया होगा तभी ये PH4+ बना होगा। अच्छा, क्यों? अब ये PH3 में H+ किसने गेन किया, है ना। ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर ये अपना और इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा इस H+ के अंदर। आपने ये पढ़ा था कि जो ये लोन पेयर है ये कहाँ होता है बेटा, प्योर s ऑर्बिटल में। अगर ये प्योर s ऑर्बिटल में है तो इसकी बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी, डोनेशन पावर कम होगी। तो देख लेते हैं अपना करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस इज ऑप्टिकली इनर्ट, नो। लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस रिसाइड्स इन ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल, रॉन्ग है बेटा। लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस रिसाइड्स इन sp3, नहीं। देखिए, PH3 में हमने देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होते ही नहीं है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है। लोन पेयर ऑफ फास्फोरस रेसाइड्स इन ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल, है ना। तो ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल में होता है, इस वजह से, है ना, PH4 के बनने में, है ना, लोन पेयर के डोनेशन में दिक्कत आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा 29 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, इट इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, देखें। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 15 ग्रुप हाइड्राइड्स, है ना। अब देखें अपन, तो जो ए है, अब बोर्ड पर ही लिख रहा हूं मैं, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 थर्मल स्टेबिलिटी। देखो, नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या होगा बेटा, वीक होता जाएगा। बॉन्ड वीक होगा तो हीट करने पर आसानी से टूटेगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो ये क्या है बेटा, करेक्ट है, ए इज करेक्ट, है ना। इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है हाइड्रेट्स का थर्मल स्टेबिलिटी का। तो बहुत सिंपल सी बात है, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड वीक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, बी पे आते हैं। NH, PH, BH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बहुत सिंपल सी बात है, वही अभी अभी जो डिस्कस किया बेटा। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वीक बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है। ओके, तो ये भी क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन पे आते हैं। NH3, PH3, ASH3, SbH3 में रिड्यूसिंग करेक्टर घट रहा है। अब ये भी बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, सामने वाले को ये आसानी से हाइड्रोजन दे पाएगा, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस। तो ये सभी होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन नीचे जाने पर पीएच बॉन्ड के वीक होने से, या जो मेटल मतलब एलिमेंट और एच का जो बॉन्ड है उसके वीक होने से क्या होगा बेटा, इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग BiH3 होगा। तो ये कैसा है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट होगा। और डी होगा बेटा अपना क्या है, NH3, PH3 बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमने देखा है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है लोन पेयर की डोनेशन एबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनकी क्या होगी बेटा, कम। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, अमोनिया। तो जो डी है वो भी क्या है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, तो अब करेक्ट आंसर इज सी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ था। आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है। 31 पे आता है, कैलकुलेट x plus y plus z for S3PO3 acid where x is number of lone pair, y is number of sigma bonds and z is number of pi। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। S3PO3 ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, है ना, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं P, कॉमन स्ट्रक्चर क्या था बेटा, डबल बॉन्ड OH और दो बॉन्ड्स ऐसे रहेंगे। अब हमने क्योंकि एक दो ऑक्सीजन यूज कर लिया
तो एक ऑक्सीजन बचा, मतलब एक OH रहेगा और एक H रहेगा, ये हो जाएगा। अब क्या पूछा इन्होंने, X क्या है बेटा, X है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो टोटल कितने लोन पेयर्स है पहचान सकते हो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये तो 2 4 और 6, वो X हो जाएगा 6। Y इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं बेटा 1 2 3 4 है ना, 4 तो ये हो गया अपने पास सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, मतलब Y भी कितना हो गया बेटा 6 और Z कितना है अपने पास पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है 1। फाइनल क्या बताना था बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 13। ठीक है, 13 इज द राइट आंसर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, है ना, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस है, वन और मोर करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 अमोनिया ऑन रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइट एनायन कैन फॉर्म अमोनिया NH3 हाइपोक्लोराइट OCl माइनस, है ना। अब इसकी टेंडेंसी आपको बताऊं, ये ऑक्सीजन एजेंट है, हमने नेचुरल ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये क्या करता है बेटा, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ना, OCl3 ऑक्सीडाइज कर देता है और N2H4 बनता है, यहाँ पर प्लस वाटर बनता है प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा C। अब आपको एक करेक्शन करना है, यहाँ पर जो C ऑप्शन है आपके पास जो CRQ होगा उसमें टाइप है बेटा N2H2, है ना, दिस अ टाइपिंग एरर, तो आप इसको करेक्ट करके N2H4 कर लेना। द करेक्ट आंसर इज C N2H4। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर which of the following metals become passive when dropped into concentrated HNO3। देखो concentrated HNO3 है ना, मतलब कि 80% इनके साथ कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन शो करते हैं, है ना। और वो कौन से मेटल हैं, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, है ना। याद रखना है, कैसे याद रखोगे बेटा, तो एक लाइन याद रखना बेटा, फे को नहीं, करारे, आलू और बेर, इससे आ सकते हो। फे को मतलब आयरन और कोबाल्ट, नहीं मतलब निकेल Na, करारे Cr और आलू Al और बेर मतलब Be। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ की रिएक्शन होगी तो ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अगर प्रोटेक्टिव लेयर होगी तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी और हम बोल देंगे कि वो क्या है बेटा, पैसिव हो गए, है ना, वो पैसिव है। तो अपना जो आंसर है हमें आंसर ढूंढ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस है, कॉपर रिएक्ट करता है, आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर इज B C and D, है ना। मतलब आयरन देखो से मिल गया, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके कैसे हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, मतलब इनके ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, a solution of colorless salt H on boiling with excess NaOH produce a non flammable gas। देखो जैसे मैं अगर ऑप्शन ए लेता हूं, अमोनियम नाइट्राइट, और इसमें मैंने डाला NaOH, तो ये अमोनिया गैस देगा, है ना, अमोनिया गैस देगा। और एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस अमोनिया गैस देगा बेटा, है ना। और ये HNO3 क्या करने वाला है ना, तो H गेन करेगा और यहाँ पर है ना NO3 HNO3 बनने वाला है। तो क्या ये सभी अमोनियम सॉल्ट हैं? बिल्कुल हाँ, ये सारे ऑप्शंस ही अमोनियम सॉल्ट्स हैं, मतलब सभी नॉन फ्लेमेबल गैस अमोनिया देने वाला है। तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा। अब ये बोले द गैस एवोल्यूशन सीजेस आफ्टर सम टाइम्स अपॉन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट to the same solution the gas evolves, evolution restarts, the colorless salts। देखो बेटा ये प्रॉपर्टी किसकी है, एक्चुअली में अपने पास अगर नाइट्राइट है
और नाइट्रेट है ना। और अगर मैं जिंक NaOH ले लेता हूं तो इन दोनों का है ना, देखो ये तो दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलेगा नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और इसकी ये नाइट्रोजन को रिड्यूस करके कहां पे ले जाता है बेटा, अमोनिया में, ठीक है। तो बहुत आसानी के साथ याद रखिएगा क्या, कि नाइट्रेट और नाइट्राइट जब जिंक और NaOH के प्रेजेंस में, जिंक और NaOH की रिएक्शन होगी, जो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी उनसे रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि वैसे तो सारे अमोनियम सॉल्ट NaOH डालने पर क्या देंगे, अमोनिया गैस देंगे, लेकिन एक टाइम होगा जब रिएक्शन रुक जाएगी और अमोनिया गैस का एवोल्यूशन कम हो जाएगा। फिर हमने जिंक डाला तो जिंक NaOH से रिएक्ट करेगा और नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्राइट और नाइट्रेट को रिड्यूस कर सकती है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है बेटा C और D, वहां पर क्लोराइड और सल्फेट है। तो अवर करेक्ट आंसर इज, है ना, अवर करेक्ट आंसर इज A and B, ठीक है। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो, द नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कंटेन्स NN bonds is NN bonds, है ना। तो N2O है, स्ट्रक्चर बेटा मैं बता चुका हूं, N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि अगर N2 है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है। क्या बोला था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा तो NON लिंकेज होगा। देखो यहाँ पर याद आ रहा है, यहाँ NON लिंकेज था। बाकी अगर मैक्सिमम से कम है तो NN लिंकेज होगा। यहाँ पर NN बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी NN बॉन्ड होता है और यहाँ पर भी NN बॉन्ड होता है। तो A, B, C तीनों आंसर करेक्ट होंगे बेटा, A, B, C तीनों आंसर करेक्ट होंगे, D नहीं होगा। आप चाहो, ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप चाहो तो जो ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे वहां पर स्ट्रक्चर बनाए थे बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उनको एक बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन लिखे हैं इसको कंप्लीट लिख लेते हैं। देखिए यहां से तो हमने अमोनिया निकाल दी, ये बनेगा NaNO3, है ना, और प्लस वाटर। ऐसे ही वहां पर NaNO2 बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 35। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो 36 क्या है, the pair of reagent that yield paramagnetic species is देखो ए ऑप्शन, ये एस ब्लॉक का है भाई, Na एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया, याद आ रहा है, सोडियम को एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व करो, क्या बनता था, अमोनिएटेड कैटाइन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता था, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो करेक्ट आंसर ए होगा, मल्टीपल है। आगे बढ़ते हैं। के एंड एक्सेस ऑफ O2, याद होना चाहिए बेटा, पोटेशियम की जब रिएक्शन O2 से करते हैं तो KO2 बनता है। KO2 का मतलब K प्लस और O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, है ना, कितने 17 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो बी भी क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। सी पे आते हैं, कॉपर एंड डाइल्यूट HNO3। देखो कॉपर लिया और डाइल्यूट HNO3, कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है बेटा, हाइड्रोजन से कम है, तो ये NO देगा, प्लस कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, NO 15 इलेक्ट्रॉन वाला है, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो तीनों पैरामैग्नेटिक हो गए। डी पे आते हैं बेटा, O2 N2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। देखो अब क्या है ना, जैसे हम क्योंकि 11 पूरा पढ़ चुके हैं और जो जेई में क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स जो सिलेबस होगा उससे होगा। तो ये जो है ये रिएक्शन आपने हाइड्रोजन में पढ़ी होगी, हाइड्रोजन कंपाउंड्स में, और H2O2 को फॉर्मेशन की मेथड है बेटा। तो जब O2 और एंथ्राक्विनोल को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, H2O2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास H2O2 बना है ना, ये रिएक्शन H2O2 के फॉर्मेशन की है, H2O2 तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो अपने पास जो आंसर होगा मल्टीपल है, वो क्या हो जाएगा, A, B एंड C। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर लेते हैं बेटा अपन 37 है ना, 37। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लिबरेट नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, पढ़ चुके हैं रिएक्शन अपन। देखो जैसे कि अपने पास है अमोनियम नाइट्राइड है ना, ये इसको अगर मैं हीट करूंगा, इसको हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी बेटा, अमोनिया गैस है ना, सॉरी अमोनिया गैस नहीं, ऑक्सीजन स्टेट से जाते थे -3 + 5 मतलब N2O, सॉरी माय मिस्टेक, N2O बनेगा। बी पे आते हैं बेटा NH4Cl, NH4Cl हीट करेंगे तो अमोनिया बनेगी। अमोनियम डाइक्रोमेट याद आ गया होगा बेटा, कई बार अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको। हीट करने पर क्या बनेगा, N2। अमोनियम क्लोरेट ClO4, देखो बेटा इसमें जो है ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग होगा तो Cr2 के O7 के जैसा ही यहाँ पर भी कौन सी गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी। जब भी एनाइन ऑक्सीडाइजिंग होगा तो हीट करने पर, अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज C and D है ना, मल्टीपल में द करेक्ट आंसर इज C and D। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 पर, विच ऑक्साइड इज अ न्यूट्रल। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लिखाया हुआ है बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड, तो NO न्यूट्रल होता है, N2O न्यूट्रल होता है, और एक और यहाँ पर लिख लो CO न्यूट्रल होता है। CO वैसे यहाँ है नहीं, फिर भी याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, तो बताओ आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर जाएंगे तो A और C होगा। ठीक है, 39 अच्छा क्वेश्चन है। 39 देखो, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड मतलब कि कौन, N2O + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये कैसे बनेगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NH3। बताओ NH4NH3 के थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, गर्म कर दो, गर्म करोगे तो टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, N2O + वाटर। कैसे आया अभी अभी बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्या ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ए हमारा करेक्ट आंसर। बी N2O4 का डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के जितने भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में क्या होते हैं, न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो ये तो वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा ना, तो क्या बनेगा HNO2 और HNO3। सी पे आते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। यार हमने NH4NO2 को हीट किया और मैंने क्या बताया आपको कि क्या बनेगा, N2 गैस निकलेगी है ना, N2 गैस निकलेगी, क्योंकि -3 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। डी पे आते हैं, डी इज, हाँ ये आ रखने वाली रिएक्शन बेटा, इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन इन HNO2। देखना अपने पास है NH2OH + HNO2। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा HNO2 और बनाएगा N2O + वाटर। तो आपको याद रखना है क्या कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन है ना, आंसर ए एंड डी इज करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्सिल अमीन HNO2 के साथ भी N2O नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड बनाता है, ये है ना, ये रिएक्शन जो है रिमेम्बर आपको याद रखना है बेटा, लिख लेना हाइड्रोक्सिल अमीन + HNO2 N2O + वाटर। ओके ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखो सॉलिड PCl5, सॉलिड PCl5, देखो सॉलिड स्टेट में होगा तो इसका एक लैटिस स्ट्रक्चर होगा, मतलब हमें कैटायन और एनायन की बात करना है। तो हमने ये देखा था कि जो सॉलिड PCl5 है ये PCl4+ और PCl6- के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, ये जो कैटायन होगा हमारा और ये एनायन होगा। तो सॉलिड PCl5 exists as PCl4+ and PCl6-, then correct answer is B and C। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना बेटा, तो इसके आगे है ना अपने कहां तक हो गए, 40 तक हो गए। इसके आगे जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक नेक्स्ट जो अपना पैसेज टाइप है और फिर और एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं तो उनको आप सॉल्व करो एक बार, और फिर अपन जब है ना डिस्कस करेंगे तो आप वो रीचेक करो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये अपन ने लेक्चर नंबर 19 कर लिया 5th ग्रुप में, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।